नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जूलॉजी की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हम जूलॉजी के परिचय के बारे में और उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में, उसके साथ साथ द्विनाम पद्धति जिसे बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं, उसको समाप्त किए थे। तो ये हमारी आज जूलॉजी की दूसरी क्लास है। तो इसमें हम आपको रक्त लेकर आए हैं। तो ये हमारा इसमें टॉपिक है, रक्त है, ब्लड जिसे कहते हैं। रक्त का जो पहला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण होता है वो मीजोडर्म द्वारा होता है। जो रक्त का निर्माण होता है वो मीजोडर्म के द्वारा होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, जो रक्त है, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त है, क्वेश्चन आ जाएगा रक्त है, तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बना होता है। रक्त किससे बना होता है, रक्त जो है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बना होता है। रक्त किसके द्वारा बना होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बना होता है। रक्त कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बना होता है। रक्त में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा रक्त में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं तो कौन कौन से हैं। प्रोटीन है, एंजाइम है, और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, और गैसेस, कुछ गैसेस हैं वो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं। NaCl है, रक्त में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ NaCl है। और नेक्स्ट है NaHCO3, NaHCO3 ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में नमक की मात्रा होती है। रक्त में जो नमक की मात्रा होती है वो 1.5% पाई जाती है। 1.5% नमक की मात्रा रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, क्वेश्चन आ जाएगा तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, तो रक्त तथा लसिका जो है, रक्त तथा लसिका तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अभी इसमें क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला रक्त है वो है तरल संयोजी ऊतक। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, लसिका है तो वो भी एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक के ही उदाहरण रक्त तथा लसिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण वो तो रक्त तथा लसिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का जो लाल रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है या कौन सी प्रोटीन होती है, तो हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं, हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कभी कभी पूछ लेता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है या कौन सा तत्व होता है, वो Fe होता है, आयरन, Fe2 आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो Fe पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है तथा भ्रूण की तुलना में बच्चों में अधिक होती है। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो है अधिक होती है तथा भ्रूण की तुलना में जो है बच्चों में अधिक होती है। भ्रूण की तुलना में बच्चों में अधिक होती है। अब इसमें बताया कितने कितनी % जो है मात्रा पाई जाती है। जैसे मनुष्य, पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 17 ग्राम पर DL होती है। DL यहाँ पर क्या है, DL को हम डेसीलीटर कहते हैं, DL को डेसीलीटर कहते हैं, DL को हम डेसीलीटर कहते हैं। 13 से 17 ग्राम पाई जाती है, जिसमें पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13 से 17 ग्राम पाई जाती है, 17 ग्राम पर डेसीलीटर DL। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, महिलाओं में तो 12 से 16 ग्राम
पर डेसीलीटर, DL 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। बच्चों में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 18 से 22 ग्राम, 18 से 22 ग्राम पाई जाती है बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है। और भ्रूण में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा पाई जाती है? 20 से 24% जो है भ्रूण में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। परसेंट नहीं, ग्राम, सॉरी। भ्रूण में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 20 से 24 ग्राम पर DL डेसीलीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वर्ग। रक्त वर्ग रक्त वर्ग रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जो रक्त वर्ग का खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में किया था। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग का या ब्लड ग्रुप का खोज किया था। इंग्लिश में जो इंग्लिश का शब्द है ब्लड ग्रुप, उसको हिंदी में ही लिख देते हैं वो लोग, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की, या ब्लड ग्रुप लिख देगा, वो हिंदी में ही लिख देगा ब्लड ग्रुप। उसकी खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रक्त वर्ग है 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। A, B, AB, O। रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। नोट करके लिख लीजिए आप। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी, एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं और एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं हिंदी में, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया एंटीजन तथा एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन कैपिटल A और एंटीजन कैपिटल B। एंटीजन क्या होते हैं? कैपिटल में होते हैं। नेक्स्ट है एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें प्रतिरक्षा कहते हैं। एंटीबॉडी स्मॉल a एंड एंटीबॉडी स्मॉल b। जो एंटीबॉडी होती हैं, यहाँ गलत लिखा है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल a, एंटीबॉडी स्मॉल b। एंटीबॉडी क्या होता है? जो ये स्मॉल में होते हैं, और एंटीजन क्या होता है? ये कैपिटल में होते हैं। तो इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, उनको एंटीबॉडी को, एंटीजन को कैपिटल से और एंटीबॉडी को स्मॉल से प्रदर्शित किया जाता है। ये टेबल में आप जैसे देख सकते हैं, इसमें रक्त वर्ग, इधर एक कॉलम है, आप कॉलम बना लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुरंत दिमाग में आते हैं और इस PDF में नहीं होंगे। ठीक है। तो रक्त वर्ग A और B, AB, O। पहले रक्त वर्ग में लिख लेंगे A, B, AB और O। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या? एंटीजन लिखेंगे, प्रतिजन कहते हैं जिसको, इसमें एंटीजन लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट कॉलम में एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर एक कॉलम बनाएंगे एलील नेम से बनाएंगे, और नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे, लास्ट कॉलम वो परसेंटेज से बना लेंगे। रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त वर्ग, अगर किसी मनुष्य में रक्त वर्ग A पाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा? एंटीजन कैपिटल A और एंटीबॉडी स्मॉल a पाई जाएगी, वो स्मॉल b एंटीबॉडी पाई जाएगी। किसी मनुष्य में अगर रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप A है उसका, तो उसमें एंटीजन कैपिटल A और एंटीबॉडी स्मॉल b पाई जाएगी। और एलील कौन कौन से होंगे? एलील होंगे I0 और IA या IA भी कह सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से
23.5% मनुष्यों में क्या है, ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। 23.5% जो मनुष्यों में ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप है बी। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है हमारा बी। उसमें क्या, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप एंटीजन कैपिटल बी पाई जाएगी। जो ब्लड ग्रुप बी के जो व्यक्ति होते हैं उनमें एंटीजन कैपिटल बी पाई जाती है और एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए पाया जाता है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं स्मॉल ए पाया जाता है। कौन कौन से एलील पाए जाएंगे उसमें, IO IB एलील पाए जाएंगे या IBB एलील पाए जाएंगे। 34.5% जो मनुष्य हैं, 34.5% मनुष्यों में रक्त वर्ग बी पाया जाता है। 34.5% मनुष्यों में रक्त वर्ग बी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ए बी। इसमें एंटीजन जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है, एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी पाई जाती है और एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनमें एंटीजन कैपिटल ए बी पाई जाती है और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें एलील कौन कौन से होंगे, IA एलील होगा, IB एलील पाया जाता है, IA IB पाया जाता है। 7.5% जो मनुष्य होते हैं या व्यक्ति होते हैं जिनमें AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है। 7.5% मनुष्यों में AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है। रक्त वर्ग O लास्ट है, रक्त वर्ग O रक्त या ब्लड ग्रुप O, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त वर्ग O में एंटीजन या प्रतिजन नहीं पाया जाता है और रक्त वर्ग O में एंटीबॉडी पाया जाता है। स्मॉल A स्मॉल B एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा पाया जाता है। इसमें जो एलील होते हैं I0 IO एलील पाए जाते हैं। I0 एलील पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप O में। या 34.5% मनुष्यों में ब्लड ग्रुप O पाया जाता है। 34.5% मनुष्यों में ब्लड ग्रुप O पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त वर्ग O को सर्वदाता, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त वर्ग O को सर्वदाता माना जाता है, रक्त वर्ग AB को सर्वग्राही माना जाता है। रक्त वर्ग O को सर्वदाता माना जाता है और रक्त वर्ग AB को सर्वग्राही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन A के साथ एंटीबॉडी स्मॉल a मिलने से, एंटीजन कैपिटल A के साथ एंटीबॉडी स्मॉल a मिलने से तथा एंटीजन कैपिटल B के साथ एंटीबॉडी स्मॉल b नहीं मिलना चाहिए। इससे रक्त का थक्का बन जाता है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। समझ आया। एंटीजन कैपिटल A के साथ एंटीबॉडी स्मॉल a मिलने से तथा एंटीजन B कैपिटल B के साथ एंटीबॉडी स्मॉल b नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझा रहे हैं। ये यदि रक्त वर्ग A महिला का विवाह रक्त वर्ग B पुरुष से किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, रक्त वर्ग A महिला का विवाह रक्त वर्ग B पुरुष से किया जाता है तो उनकी संतानों में कौन कौन संभावित रक्त वर्ग होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक साइड लिखेंगे महिला A, दूसरी साइड लिखेंगे पुरुष B। तो महिला A में कौन कौन से एलील आएंगे, I0 IA या IAA भी कर सकते हैं। और पुरुष B में
I0 IB आएंगे। पुरुष बी में कौन कौन से एलील I0 IB आएंगे, I0 IB। अब हम क्रॉस करेंगे एलील I0 का क्रॉस इधर I0 से ही कराया तो कौन कौन से एलील प्राप्त हुई, I0 और I0 एलील प्राप्त हुए। फिर एलील I0 का जो क्रॉस है हम किससे कराएंगे, IB से कराएंगे तो कौन कौन से एलील प्राप्त होंगे, IA एलील प्राप्त होंगे, ये I0 और IB एलील प्राप्त होंगे। I0 का क्रॉस हम IB से कराएंगे, ये है IB तो I0 एलील प्राप्त होगा और IB एलील प्राप्त होगा। नेक्स्ट है ये, अब IA का जो क्रॉस है हम IA का क्रॉस कराएंगे, IA का क्रॉस कराएंगे I0 से, पहले वाले पुरुष बी में देखेंगे ये I0 से कराएंगे IA का क्रॉस तो कौन कौन सा एलील प्राप्त होगा, IA ये वाला इधर होगा, IA और I0 एलील प्राप्त होगा। ये कराया ना हमने, ये IA और I0 एलील प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हम IA का क्रॉस अब हम IB से कराएंगे, दूसरे वाले से कराएंगे, IB से कराएंगे तो कौन का ऐसे, तो IA और IB एलील प्राप्त होंगे हमको। अब इसमें हमको कौन कौन से रक्त मिल रहे हैं, I0 एलील में O मिल रहा है हमको, IA और IB एलील में हमको AB रक्त मिल रहे हैं, रक्त वर्ग मिल रहे हैं, और I0 में हमको A मिल रहा है और I0 IB में हमको B मिल रहा है। तो ये क्या है, सभी रक्त वर्ग संभावित होंगे। इसमें क्या है, सभी रक्त वर्ग हैं वो संभावित हैं। और संभावित रक्त वर्ग कौन कौन से हैं, रक्त वर्ग A हो गया, B हो गया, AB हो गया, O हो गया। रक्त वर्ग कौन कौन से संभावित होंगे, AB O होंगे, असंभव कोई नहीं होंगे। इसमें क्या, असंभव कोई नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और समझा देते हैं। जैसे महिला हो गया कैपिटल A, इसमें क्या है कैपिटल A आ गया, महिला हो गया कैपिटल A, पुरुष कैपिटल A हो गया। अब महिला कैपिटल A तो इसमें कौन कौन से एलील आएंगे, I0 IA एलील आएंगे, I0 IA एलील, और पुरुष A में I0, इसमें भी IA एलील आएंगे, I0 IA एलील आएंगे। अब हम क्रॉस कराएंगे IA का क्रॉस I0 का क्रॉस हम जब कराएंगे I0 से पहले वाले से कराएंगे I0 का क्रॉस तो हमको I0 प्राप्त होगा कि नहीं। तो I0 का क्रॉस अब हम नेक्स्ट वाले से कराएंगे, इससे ऐसे नेक्स्ट वाले से IA से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, I0 मिलेगा, IA मिलेगा, I0 IA मिलेगा। नेक्स्ट वाला रह गया ये IA का क्रॉस अब हम किससे कराएंगे, IA का क्रॉस कराएंगे I0 से कराएंगे, IA का क्रॉस कराएंगे I0 से, IA का क्रॉस कराएंगे IA से कराएंगे तो हमको IA मिलेगा। फिर इसका क्रॉस कराएंगे I0 से तो हमको IA मिलेगा। ठीक है, IA और I0 मिलेगा। इसमें क्या है, संभावित में कौन कौन से होंगे, O, A जो रक्त वर्ग हैं वो संभावित होंगे। इसमें OA मिला है, AA मिला है हमको, और इसमें असंभव कौन कौन से होंगे, A, B ये नहीं मिले, ये असंभव होंगे। अब RH फैक्टर तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो RH फैक्टर है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कार्ल एंड स्टीनर तथा बीनर ने 1940 में की थी, कार्ल एंड स्टीनर तथा बीनर ने 1940 में की थी। RH फैक्टर तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कार्ल एंड स्टीनर तथा बीनर ने 1940 में की थी, कार्ल एंड स्टीनर तथा बीनर ने 1940 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करके लिखिए। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम रीसस नामक बंदर में हुई थी, इसलिए RH फैक्टर को रीसस तत्व भी कहा जाता है। RH फैक्टर को रीसस तत्व भी कहा जाता है। RH फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? RH फैक्टर है 2 प्रकार के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH फैक्टर है कितने प्रकार के होते हैं? RH फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो है 98% पाए जाते हैं। 98% RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले पाए जाते हैं, 98% व्यक्ति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में RH नेगेटिव वाले कितने व्यक्ति पाए जाते हैं? अब 2 ही तो परसेंट बचा है, तो जो पाए जाते हैं 2% व्यक्ति RH नेगेटिव वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव या नेगेटिव लिखा है महिला से किया जाता है, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से किया जाता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होने का डर रहता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से किया जाता है, कौन सा रोग उत्पन्न होने का डर रहता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्त्री में और बच्चों में एनीमिया रोग उत्पन्न होने का डर रहता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्त्री में और बच्चों में एनीमिया रोग उत्पन्न होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, हीमोफीलिया को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो शाही बीमारी के नाम से भी हीमोफीलिया को जाना जाता है। रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं? नेक्स्ट है आपका, रक्त के भाग, टाइप्स ऑफ रक्त या पार्ट्स ऑफ रक्त। पार्ट्स ऑफ रक्त के भाग, रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त कणिका होती है, नंबर 2 रक्त प्लाज्मा होता है। रक्त कणिका, नंबर 2 रक्त प्लाज्मा। पहले डिस्कस करेंगे हम रक्त कणिका को। रक्त कणिका कुल रक्त का कितना प्रतिशत होती है? 40 से 45% होती है। जब रक्त कणिका कुल रक्त का कितना प्रतिशत होती है? तो 40 से 45% होती है। रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला ही डिस्कस कर रहे हैं हम, रक्त कणिका कुल रक्त का कितना प्रतिशत होती है? 40 से 45% होती है। रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हो जाएगा RBC, नंबर 2 WBC, नंबर 3 प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं रक्त कणिकाएँ। WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, इन्हें सफ़ेद रक्त कणिकाएँ कहते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC। RBC हैं जो केवल कॉर्डेटा में ही पाई जाती हैं। स्तनधारियों का संघ कहलाता है कॉर्डेटा संघ। RBC केवल कॉर्डेटा में पाई जाती हैं। पहला हम RBC को डिस्कस करेंगे। लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। RBC केवल कशेरुकी जंतु में ही पाए जाती हैं। कशेरुकी जंतु किसमें आते हैं? वो कॉर्डेटा संघ में आते हैं। कशेरुकी जंतु कॉर्डेटा संघ में आते हैं। RBC केवल कशेरुकी जंतु में ही पाई जाती हैं। किस कशेरुकी में RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है? किस कशेरुकी की RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो सभी स्तनधारियों की जो RBC होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। सभी जो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये कशेरुकी की एक पहचान होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊँट एक ऐसा स्तनधारी है जिसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है, ये उसका एक्सेप्शन है। ऊँट एक ऐसा स्तनधारी है जिसके RBC में
केंद्रक पाया जाता है। ये क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। ऊँट एक ऐसा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़े आकार के आरबीसी पाए जाते हैं। सबसे बड़े आकार के आरबीसी पाए जाते हैं उभयचर एम्फीबिया संघ में पाए जाते हैं। उभयचर एम्फीबिया में पाए जाते हैं। सबसे बड़े आकार के आरबीसी किस में पाए जाते हैं? एम्फीबिया उभयचर में पाए जाते हैं। सबसे छोटे आकार के क्वेश्चन आ सकता है। सबसे छोटे आकार के जो आरबीसी पाए जाते हैं वो स्तनियों में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में पाए जाते हैं। सबसे छोटे आकार के आरबीसी पाए जाते हैं स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आरबीसी हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? 100 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, 100 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। लेकिन मेढक में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 दिन होता है, केवल 100 दिन होता है। मेढक में आरबीसी का जीवन काल 100 दिन होता है। स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ध्यान से आप लोग पढ़िए। स्तनधारियों में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कुत्ते में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 से 122 दिन का कुत्ते में होता है। सबसे एक क्वेश्चन ध्यान देने होंगे। सबसे अधिक जीवन काल होता है वो कुत्ते का ही होता है। आरबीसी में कुत्ता होता है उसमें जो आरबीसी पाई जाती हैं, सबसे अधिक जीवन काल जो होता है आरबीसी का वो कुत्ता में ही होता है। 120 से 122 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक मात्रा में होती है। इसकी संख्या 45,000 से 55,000 mm³ होती है। इसकी संख्या जो आरबीसी हैं, आरबीसी की संख्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाई जाती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या अधिक पाई जाती है एज कम्पेयर टू महिलाओं। इसकी संख्या कितनी होती है पुरुषों में? आरबीसी की संख्या 45,000 से 55,000 mm³ होती है। 45,000 से 55,000 mm³ होती है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स सफ़ेद रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी होता है ये केंद्रक युक्त सफ़ेद कणिका होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? केंद्रक युक्त सफ़ेद कणिका होती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? नेक्स्ट है आपका, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है केवल। जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का ही था, लेकिन इस 120 दिन का था, सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है। और डब्ल्यूबीसी का हमारा जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है केवल। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4500 से 11 mm³ होती है। 4500 से 11,000 mm³ होती है। डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? 4500 से 11,000 mm³ होती है। डब्ल्यूबीसी एक कुल कणिका का 10 से 15 होती है। एक कुल कणिका का 10 से 15 होती है। एक कुल कणिका का 10 से 15 होती है। डब्ल्यूबीसी के अधिक उत्पादन से क्वेश्चन आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अधिक उत्पादन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, ल्यूकीमिया ब्लड को कैंसर रोग उत्पादित हो जाता है। डब्ल्यूबीसी से अधिक उत्पादन से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकीमिया, जिससे ब्लड कैंसर कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्लेटलेट्स का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। प्लेटलेट्स पाया जाता है, ये केवल स्तनियों में पाया जाता है।
प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनियों में पाया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4,000 तक होती है। 1.5 लाख से 4,000 तक होती है। प्लेटलेट्स की संख्या वो है 1.5 लाख से 4,000 तक होती है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन। मादा एनाफिलिस से होता है। क्वेश्चन आ जाएगा मादा एनाफिलिस से होता है, मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस से। पादप हार्मोन शब्द किसने दिया? थियामैन ने दिया था। पादप हार्मोन शब्द किसने दिया था? थियामैन। पादप हार्मोन शब्द थियामैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मादा एडीज से क्या होता है? मादा एडीज होता है, मादा एडीज मच्छर होता है, उससे डेंगू होता है। मादा एनाफिलिस से मलेरिया, मादा एडीज से डेंगू। मादा एडीज से डेंगू होता है। एनाफिलिस में ला का उपयोग होता है मलेरिया, और मादा एडिडा हो रहा तो डेंगू। ऐसे ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक प्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पहली होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं एंजाइम। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं एंजाइम स्रावित करती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं नलिका युक्त होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये नलिका युक्त होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण नोट कीजिए। अस्प ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। लाल ग्रंथियाँ बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ का उदाहरण है। दुग्ध ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। वसा ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और जठर ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। अस्प ग्रंथि, लाल ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि, वसा ग्रंथि, जठर ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा उसमें नलिका विहीन होती हैं, ऑप्शन में रख देगा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ। नेक्स्ट रख देगा नॉन ऑफ दी, तो उसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों को टिक करना है, क्योंकि नलिका विहीन जो होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, हार्मोन को स्रावित करती हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, हार्मोन को स्रावित करती हैं। उसमें ऑप्शन रख देगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। तो हार्मोन कौन स्रावित करती हैं? अंतःस्रावित ग्रंथियाँ। डायरेक्ट टिक करना है अंतःस्रावित ग्रंथियों को। और एंजाइम को, एंजाइम अगर कहेगा एंजाइम स्रावित करती हैं तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं एटीपी। अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण लिख लीजिए आप। एटीपी, एटीपी ये आपकी ट्रिक है याद करने की। ए से हो गया एड्रिनल ग्रंथि, ए से एड्रिनल ग्रंथि, टी से थायराइड ग्रंथि और पी से पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियों का निर्माण बाह्य तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से होता है। मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं? मिश्रित ग्रंथियों का निर्माण जो होता है बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से होता है। मिश्रित जो स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं स्रावित करती हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती हैं, क्योंकि इनका निर्माण होता है बाह्य तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से होता है। तो ये एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती हैं, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स दोनों को स्रावित करती हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित स्रावी ग्रंथियाँ अग्न्याशय तथा वृक्क हैं। क्वेश्चन आ जाएगा अग्न्याशय तथा वृक्क
कौन सी ग्रंथि हैं। उसमें ऑप्शन में दे देगा बाह्यस्रावी ग्रंथि दे देगा, अंतःस्रावी ग्रंथि दे देगा और मिश्रित स्रावी ग्रंथि देगा। तो आपको टिक करना है मिश्रित स्रावी ग्रंथि को। अग्न्याशय तथा वृक्क या किडनी ये सभी मिश्रित स्रावी ग्रंथियाँ हैं। अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। क्वेश्चन है अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं अल्फा तथा बीटा जो कोशिकाएं होती है लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं अल्फा तथा बीटा लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो खरगोश में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती हैं ग्लूकागॉन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी। अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती हैं ग्लूकागॉन को स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीटा कोशिकाएं स्रावित करती हैं इंसुलिन। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं। अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती हैं ग्लूकागॉन को। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग तथा मैक्लिऑड ने 1921 में की थी। बेंटिंग तथा मैक्लिऑड ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की क्वेश्चन आ जाएगा इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है तो मधुमेह या डायबिटीज। पहले ऑप्शन में रख देगा आपका मधुमेह और दूसरे में आपका डायबिटीज भी रख देगा। तीसरे में कह देगा ए तथा बी बोथ मतलब दोनों और चौथे में रख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना ए तथा बी। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मधुमेह को ही डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। ये आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला। यहीं पर आपको ध्यान देना उसमें कह रहा है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट है। हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट ऊतक है। वसाकाय ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वसाकाय ऊतक पाया जाता है। एडिपोस कहते हैं वसाकाय को। वसाकाय ऊतक पाया जाता है मेढक के बागकोश तथा ऊँट के कुबड़ ह्यूल में पाया जाता है। वसाकाय या एडिपोस ऐसे पूछ लेगा। वसाकाय नहीं लिखेगा वो एडिपोस लिख देगा। एडिपोस ऊतक पाया जाता है मेढक के बागकोश में तथा ऊँट के कुबड़ में और ह्यूल में। तीन में पाया जाता है। मेढक के बागकोश में पाया जाता है तथा ऊँट के कुबड़ में ह्यूल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यूकस संयोजी ऊतक पाया जाता है। भ्रूण में पाया जाता है और मुर्गी की कलगी में पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा भ्रूण तथा मुर्गी की कलगी में ऐसे भी पूछ लेगा भ्रूण तथा मुर्गी की कलगी में पाए जाने वाला ऊतक है तो उसमें ऑप्शन रख देगा वसाकाय ऊतक, म्यूकस संयोजी ऊतक और वर्णक संयोजी ऊतक। तो उसमें आपको म्यूकस संयोजी ऊतक टिक करना है। म्यूकस संयोजी ऊतक पे टिक करना है। ठीक, भ्रूण में तथा मुर्गी की कलगी में म्यूकस संयोजी ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है। आँख की पुतली में वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है। वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है तो आँख की पुतली में
वर्णक संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है और आपका जो जूलॉजी में रक्त का पोर्शन है, ब्लड चैप्टर है, वो आज समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम अमीबा और पैरामीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई, समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं, आपको दूसरी वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, जिससे कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं लगातार कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट की यूपी कैटेट का पूरा हम क्रैश बैच चला रहे हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए और ताकि उनको भी इस बार जो है लाभ मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।